तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये मेरी पूरी लाइफ को डिफ़ाइन करता है। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करना या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखना तो बहुत बड़ी बात है। अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता कि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होता क्या है या फिर वो करता क्या है। मेवात वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में दिल्ली एनसीआर वाले तो शायद जानते हों, लेकिन और लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मेवात को जाना जाता है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए, क्राइम के लिए, और ऐसी जगह से आने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आज मैं आपके सामने एक आईपीएस ऑफिसर बन के खड़ा हूँ। यही मेरी जर्नी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं 2016 बैच का हरियाणा कैडर का एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरी पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर कि पढ़ाई के ऊपर फोकस था। मेरे पिताजी बैंक मैनेजर जॉब करते थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की पढ़ाई पर ही केंद्रित कर दी। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की और स्कूलिंग करने के बाद में मैंने तय किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की और उसके बाद में मैंने कैट की तैयारी करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एमबीए करूं। तो मैंने कैट की तैयारी की और मेरा उसमें स्कोर 97 परसेंटाइल था। उसके बाद फिर मैंने आईएमटी गाज़ियाबाद से ह्यूमन रिसोर्सेज में एचआर में एमबीए किया और मैंने एमबीए करने के बाद में कैंपस प्लेसमेंट हुआ और मैंने अपनी जॉब शुरू की। 5 साल तक मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग अलग कंपनीज़ में काम किया एज एन एचआर प्रोफेशनल। सब कुछ ठीक था। इसी दरमियान मेरी शादी भी हो गई थी और जैसे कि कहा जाता है कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था। मेरी अच्छी जॉब थी, अच्छी फैमिली थी, अच्छा सैलरी थी, अच्छा पैकेज था और एक अच्छी वाइफ थी। लेकिन फिर भी मन में एक टीस उठती थी कि मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बट लेकिन मैं साथ ही साथ अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और उनके लिए कुछ ना कर पाने का मलाल हमेशा अपने दिल में रहता था। और इसी बात की वजह से मैं अपने आप को कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाया। इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और मैं एक कोशिश करूं कि एक आईएएस या आईपीएस अफसर बन के दिखाऊँ। तब मैंने ये डिसीज़न लिया। तब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या ये मुझसे नहीं होगा, जबकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से और ऐसे कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ पर कि लोग इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं हिंदुस्तान का पहला मेल आईपीएस अफसर हूँ और ये मैं अपने आप के लिए भी अचीवमेंट मानता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी इस बात को एक अचीवमेंट मानता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए रोल मॉडल बन सका हूँ। लेकिन ये जो जर्नी है, जो मेरा सफ़र है एक एचआर प्रोफेशनल से और आईपीएस ऑफिसर बनने का, ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये 2013 की बात है। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी जॉब छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करूँगा। ये फ़ैसला लेना आसान नहीं था, यूपीएससी की तैयारी करना भी आसान नहीं था, बट जॉब छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करना का फ़ैसला लेना और भी ज़्यादा मुश्किल था। बट यहाँ पर मेरी फैमिली ने और ख़ासकर मेरी वाइफ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा ये फ़ैसला लेने में और यूपीएससी की तैयारी करने में हर कदम पर मेरा साथ दिया और इसके लिए मैं उनको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानता हूँ। शी इज़ द एंकर ऑफ माई लाइफ। जब मैंने 2013 में यूपीएससी की तैयारी करने का फ़ैसला लिया तब मैं 5 साल तक स्टडीज़ से दूर रह चुका था कि एमबीए करने के बाद मैंने 5 साल तक जॉब की थी और उस दरमियान स्टडी से मेरा कोई वास्ता नहीं था। तो उस टाइम पर मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था जो कि मैं मानता हूं कि किसी भी यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मेरे सामने वो सवाल और भी बड़ा था क्योंकि मैं स्टडीज़ से 5 साल दूर रहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाए, किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिया जाए। 2013 वो वक्त था जबकि यूपीएससी ने भी मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया था। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे कि उससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में 2 जनरल स्टडीज़ के पेपर और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के 4 पेपर्स हुआ करते थे। बट 2013 में यूपीएससी ने इसे चेंज करके 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स कर दिए थे। तो इसलिए उस समय में ऑप्शनल सब्जेक्ट का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेरे सामने ये सवाल था कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करूँ।
तो मैं ये सलाह उन सब लोगों को देना चाहूँगा यहाँ पे कि जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कि ऑप्शनल का चुनाव करना बहुत मुश्किल और बहुत ज़रूरी एक विषय है जो कि आपको चुनना चाहिए कि आप किस विषय में तैयारी करना चाहेंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, जो कि आप लगातार पढ़ सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले प्रयास में सफलता मिलेगी। तो हो सकता है आपको कई साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर ये फैसला करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे। क्योंकि मैं उस टाइम पे 5 साल जॉब से स्टडी से दूर रहा था, जॉब कर रहा था, तो मैंने फिर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के किसी सब्जेक्ट को लेने के बजाय, जो कि मेरा ग्रेजुएशन और पीजी का विषय था, मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चुना। और ये बहुत अटपटा लगता है कि एक इंजीनियर और एमबीए करने के बाद में कोई अगर यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है और फिर वो हिस्ट्री का चुनाव करता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हिस्ट्री में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। इतिहास मुझे हमेशा से अपनी तरफ आकर्षित करता है और मैं हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं लगातार घंटों तक पढ़ सकता हूँ। और मैंने इतिहास ऑप्शनल का चुनाव इसी वजह से किया क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे इतिहास बदलना था। मेवात के इतिहास को मुझे बदलना था, जिसके बारे में भी ये धारणा बनी हुई है कि वहाँ से सिर्फ क्रिमिनल ही निकल सकते हैं या मेवात का लड़का सिर्फ ऑटो ही चला सकता है। बहरहाल मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, हिस्ट्री एग्जाम सब्जेक्ट लिया और मैंने फिर यहाँ पे एक दूसरा सवाल आता है कि कोचिंग ली जाए या ना ली जाए। तो मैंने उस टाइम पर ये फैसला किया कि कोचिंग में लूँगा। उसका एक कारण ये था क्योंकि मैं 5 साल तक स्टडी से दूर रहा था, एक गैप था, और दूसरी बात है कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे सामने नया सब्जेक्ट था। तो मैंने उस टाइम ये फैसला किया कि मैं कोचिंग लूँगा और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग ली। कोचिंग लेने के साथ में तैयारी करके मैंने परीक्षा दी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू फेस किया। लेकिन फिर यहाँ पर आकर के हर एस्पिरेंट जो इंटरव्यू एक बार फेस कर लेता है वो अपने आप में दिमाग में उसमें ये फितूर आ ही जाता है कि मैं तो अब आईएएस या आईपीएस बन ही गया, कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया। तो ये एक उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जो कि मेवात से आता है, जो एक ऐसे क्षेत्र से आता है जहाँ पे भी कि लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आईएएस या आईपीएस बनने का सपना भी नहीं देख पाते, और फिर वो पहले ही प्रयास में मेहनत करके और इंटरव्यू तक पहुँच पाता है। जब रिज़ल्ट आया तो मेरी उम्मीदें चकनाचूर हो गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। असफलता को, फेलियर को मैंने एक लेसन के रूप में लिया और मैंने उसको ये डिसाइड किया कि मैं आगे दूसरा अटैम्प्ट भी दूंगा। मैंने फेलियर से हार नहीं मानी, मैं नहीं रुका और मैंने आगे दूसरा अटैम्प्ट देने का फैसला किया। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने फिर से मेहनत की, लेकिन इस टाइम एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा कि जो बदलाव था कि मैंने इस बार कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोचिंग लेना ना लेना ये आपका अपना डिसीज़न है। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी को लगता है कि कोचिंग लेने से फ़ायदा होता है, किसी को लगता है नहीं होता है। मैंने पहले प्रयास में कोचिंग ली थी क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने बताया, कि मैं 5 साल के गैप के बाद में आया था और ये सारे रीजंस थे। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग नहीं ली क्योंकि मुझे लगता है कि कोचिंग में पहले ले चुका था और मेरी तैयारी पर्याप्त थी कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्लियर किया था। हालांकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की क्योंकि मैं अपनी तैयारी को इवेल्युएट भी करना चाहता था, असेस भी करना चाहता था, बट मैंने कोचिंग नहीं ली। मैंने फिर से प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस एग्जाम क्लियर किया और इंटरव्यू फेस किया, और इस बार फाइनल लिस्ट में मेरा नाम था और मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में मेरे को सर्विस अलोकेट हुई। तो मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में और इससे मुझे बहुत बड़ी हिम्मत मिली और मेरे पूरे फैमिली को बहुत ज़्यादा उत्साह मिला और सबको ये लगा कि वास्तव में हाँ, ये यूपीएससी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यूपीएससी को भी मैं क्रैक कर सकता हूँ। और मैं जब सेकेंड अटैम्प्ट में मेहनत करके आईआरटीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो यकीनन मैं अगर और मेहनत करूँगा तो मैं आईएएस या आईपीएस ज़रूर बन सकता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ, इसी उत्साह के साथ मैंने फिर से थर्ड अटैम्प्ट दिया और जब मैंने फिर प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके इंटरव्यू फेस किया और इस बार मैं आईपीएस बना। मेरी जर्नी से और जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो या फिर ऐसे लोग हैं जो कि ये सपना देखने की हिम्मत भी नहीं लेते, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं और फिर वो ये इस कन्फ्यूज़न में है कि यूपीएससी करें या ना करें, उनके लिए कुछ लेसन्स हैं। पहला तो ये है, जो मेरा मानना है, कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। कि आप कभी भी, जब तक आप हार्डवर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे। और इसके अलावा हार्डवर्क, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही होगा। सेकेंड लेसन जो मैं कहता हूँ वो ये है कि असफलता से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने फेलियर को, एवरी फेलियर इज़ ए लेसन फॉर योर सक्सेस।
कि हर फेलियर में कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती हैं जिनके भी आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अगले अटैम्प्ट्स में या फिर आगे अपने भविष्य में, अपनी लाइफ में भी उनको आप यूज़ कर सकते हैं और उसको आप फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो एक लेसन मैं कहूँगा वो ये है कि कभी भी आपको ऑप्शनल चुनना है तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, कि आप उसको कितने हिम्मत से, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से पढ़ पाएंगे। यानी आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको पढ़ाई के साथ में यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज़ है, ऑप्शनल है, उसके साथ में यकीनन आपको मोहब्बत करनी होगी, तभी आप यूपीएससी क्लियर करने का सपना देख सकते हैं। चौथा जो मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग लेना ना लेना ये आपका अपना डिसीज़न है। आप यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को सबसे अच्छा जज कर सकते हैं। कोई और चाहे कितना भी कहे, लेकिन वो आपको इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपको बहुत लोगों ने कहा, जब मैंने हिस्ट्री ऑप्शन लिया था तब काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मार्किंग कम होती है, स्कोर्स कम आते हैं और बहुत टफ सब्जेक्ट है या बहुत नीरस या बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो मैंने हिस्ट्री लिया और मैं अपने चॉइस के साथ गया, मैं अपने डिसीजन के साथ गया और मुझे सक्सेस मिली। तो आपको अपना खुद डिसाइड करना है, किसी और की बातों में नहीं आना है। हाँ, आप लोगों से सलाह लें, मशवरा लें, लेकिन फाइनल कॉल आपको ही लेनी है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं अपनी लाइफ का मानता हूँ, जो मेरी जर्नी का जो मुझे मिला है, ये है कि कभी भी सेटल नहीं होना, नेवर सेटल। कि कभी भी आप अगर ये सोचते हैं कि भाई आपकी लाइफ में, पहले इंजीनियरिंग मैंने की, फिर मैंने एमबीए किया और मैं जॉब कर रहा था। देखा जाए तो एक अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा पैकेज था। मैं एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम पे एचआर डिपार्टमेंट का हेड था। तो 5 साल जॉब करने के बाद में, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैं अगर एचआर हेड था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, लेकिन मैंने अपने आप को उससे सेटल नहीं किया। क्योंकि मेरे दिल में हमेशा ये बात थी कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मैं करना चाहता था, और मैंने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया, बहुत बड़ी रिस्क ली, लेकिन फिर भी उस रिस्क के बावजूद मैंने अपने आप को आगे पहुँचाया, अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर एक, मैं फिर से अल्लामा इकबाल साहब को मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनकी शायरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं आज यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब को एक बार फिर से यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि उनका एक शेर है जो कि मेरी इस जर्नी को भी एक अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है या फिर मुझे इंस्पायर करता है। जो मेरी पूरी यूपीएससी की स्ट्रगल के टाइम पे भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से इंस्पिरेशन उस शेर से मिला और मैं अभी भी अपनी पूरी लाइफ में इसी शेर से इंस्पायर होता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।